गुड मॉर्निंग साथियों। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जावेद चारण और मेरे इस यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमिक जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, संविधान के जिस क्रम को हमने शुरू किया था उसमें प्रियम्बल का थियोरेटिकल पार्ट हम लोग कर चुके हैं और प्रियम्बल से एमसीक्यूज जितने भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जिसमें चाहे सेंट्रल लेवल की भर्ती के हों चाहे स्टेट लेवल की भर्ती के हों, हमने उन सबको कंक्लूड करके आपके सामने इसको हम लोग दो क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले हमारी प्रियम्बल की थियोरेटिकल क्लास आज आप ले लीजिए, उसके बाद में उसका पार्ट वन भी हमने कर लिया है पीवाईक्यूज का, एमसीक्यूज का। तो उसके बाद आप कनेक्ट कर पाएंगे इस क्लास को। और जो भी क्लास हम लोग करवाते हैं उसमें जो बोर्ड वर्क है, उस बोर्ड वर्क की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी क्लास के इसी यूट्यूब के लिंक में नीचे आप जब जाएंगे तो उसमें टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम में हम जितने भी क्लासेस लेते हैं उसका पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और प्रियम्बल को आज खत्म करते हैं। और अ, ये हमारा वादा है आपसे कि प्रियम्बल से इससे बाहर कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा आपसे, भारत के किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट के एग्जाम में। आप तो बस बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ में और आपका प्यार यूं ही हमें देते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको जरूर शांत किया जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है प्रियम्बल को लेके, जो पूछा गया है बीपीएससी प्री में 1994 में, कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इंडिया हैज सेकुलर यूनिवर्सलिटी बिकॉज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद। आवाज क्लियर आ रही है आपको? तो ऑप्शंस है हमारे पास में, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से और हम भारत के लोग शब्दों से। डेमोक्रेटिक इंडिया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, पीपल्स डेमोक्रेसी एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया। So we all know that our preamble starts with the statement we the people of India। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ उन नागरिकों को हम लोग क्या क्या दे रहे हैं? न्याय दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं। ये सारी बातें हम अपनी प्रस्तावना में करते हैं। जो हमारी प्रस्तावना का पहला ही शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका ये जो कंसेप्चुअल जो चीजें हैं ये हमने कहाँ से प्रेरित होके लिए? वो हमने ली थी अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के प्रियम्बल में भी ऐसा ही शब्द है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो जब हमने हमारा संविधान बनाया तो उद्देश्य प्रस्ताव में हमने भी यही लिखा कि हम भारत के लोग इस संविधान को इनेक्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और गिव टू आवरसेल्व्स कर रहे हैं। ठीक है, अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो कौन कर रहे हैं? हम भारत के लोग। तो यही सवाल पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मैं लिख ही देता हूं, ये शब्द हमने लिए कहां से प्रेरित होके लिए? अमेरिका से प्रेरित होके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहां से ली है? भाषा की बात हो रही है तो भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग कहां से प्रेरित हुए? अमेरिका से। ये बात आपको ध्यान रखनी विशेष जरूरी है। अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और फेडरल। आपको सीधी सी बात है, प्रियम्बल में आपको तीन शब्द याद रखने हैं। ठीक है, एक रखना है आपको ट्रिपल एस डी आर, एक आपको रखना है जले, एक आपको रखना है एफ यू आई। ट्रिपल एस डी आर जले फाइव। ट्रिपल एस आर का मतलब, डी आर का मतलब क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। ये इनका क्रम है और सवाल इन्हीं से बने हैं सबसे ज्यादा। एक तो इनका मतलब क्या है, इनके मायने क्या है इन शब्दों के, उनसे सवाल बनते हैं। दूसरा, कब जोड़े गए, इनसे भी सवाल बनता है। तीसरा, इनका क्रम क्या है। वही हमने देखा कि पार्ट वन में उसी तरीके के सवाल हम लोग लेके आए थे आपके लिए। अभी पूछा है कि कौन सा शब्द इसमें नहीं है प्रस्तावना में? सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, लेकिन फेडरल नहीं है। संघीय शब्द हमारे यहाँ पे प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, संघीय। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के संदर्भ में निम्न में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? Which of the following statements correctly conveys the meaning of the term secular in the context of India? Options हैं, India has multiple religions, Indians have religious freedom,
ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स चॉइस और इंडिया हैज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। तो हमारे यहाँ पे प्रेम्बल में जो शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया है, उसमें सीधी सी बात है कि हम लोग क्या क्लेम करते हैं कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, और उसका मायना ये है कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और भारत, लेकिन भारत क्या करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो आपको केवल दो लाइनें याद रखनी है धर्मनिरपेक्षता में, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ये हमारे प्रियम्बल में ये जो शब्द है सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष, इसके मायने हैं, इसका मतलब। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है 2011 में कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मान्य है, यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? द प्रिंसिपल दैट एवरी इंडिविजुअल इज फुली एंड इक्वली वैल्यूड इज नॉन एज। ऑप्शंस है यूनिवर्सलिटी, कलेक्टिविज्म, सोशलिज्म और इंटरसेक्शनिज्म। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद और अंतःक्रियावाद। तो हमारे यहाँ पर जो इंडियन प्रियम्बल में हमारे यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया सोशलिज्म, ठीक है। उसका मतलब है कि समाज के संसाधनों का समाज के हित में प्रयोग। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मान्य है, ये मेनली दिखाता ये है कि यूनिवर्सलिटी को दिखाता है, सार्वभौमिकता को दिखाता है। और जैसे हमारे, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट है, 22 भाग है। उसमें पार्ट 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, यानी मूल अधिकारों की बात की गई है। और आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात की गई है। कितने टोटल अधिकार हमें दिए गए हैं? वो 6 प्रकार के अधिकार हमें दिए गए हैं। क्लियर है? और उसमें भी सीधी सी बात है कि हमारी प्रियम्बल जो शुरू होती है क्या, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये जो चीजें हैं प्रियम्बल में, आपने देखा इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो यहाँ पे नागरिक और व्यक्ति में फर्क होता है कि आप किसी देश में सिटीजन हैं और आप किसी देश में रह रहे हैं। तो सिटीजन होना यानी आप उस देश के प्रति जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ये भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिले हैं। भारत में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, अगर काम करने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया है, किसी भी तरीके से रह रहा हो, उन सबको ये अधिकार दिए गए हैं। लेकिन 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 कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो 5 राइट्स हैं हमारे, ठीक है, ये 5 राइट्स केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल किसको मिले हैं? इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं केवल ये अधिकार। ये अधिकार केवल इंडियन सिटीजन को मिले हैं, ये 5। बाद बाकी जितने भी अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक, एक्चुअली में शुरू तो 14 से ही होते हैं, 14 से लेकर 35 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं, ये सारे के सारे सभी को प्राप्त है। लेकिन 5 जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए। इट मीन्स कि इन पर विदेशी क्लेम नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वो इन अधिकारों को पाने का क्लेम नहीं कर सकता है। तो हमने तो एक डाइवर्जन कर दिया है ना, कि कुछ सिटीजन को प्रेम्बल में भी हमने बता दिया कि भारत के ही नागरिकों को हम लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता देंगे, और हमने ये फंडामेंटल राइट में भी ये चीजें डाली है। लेकिन ये जो सवाल है, ये बहुत बात करता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मान्य है ना, एवरी इंडिविजुअल्स इज फुली एंड इक्वली वैल्यूड। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मेनली आता है यूनिवर्सल, जो यूएनओ का जो मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है ना, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो आया था कब? 10 दिसंबर, है ना, 1948 में मिसिस रूजवेल्ट के द्वारा जो लाया जाता है, और जिसमें 30 आर्टिकल प्लस 1 की बात में ये सभी जो मानव अधिकार है, एक मानव होने के नाते मानव के लिए जरूरी कुछ अधिकार हैं, जिनके लिए कोई बॉर्डर कुछ नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो सबको मिलने ही चाहिए। तो ये यूनिवर्सलिटी की बात करता है, एवरी इंडिविजुअल इज फुली एंड इक्वली वैल्यूड। ये केवल यूनिवर्सलिटी में होता है, सार्वभौमिकता वाला जो ये सिद्धांत है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है कि लोगों ने कंफ्यूज होकर समाजवाद शब्द को ज्यादा यूज किया होगा शायद वहां पे। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
ऑप्शन है हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डीपीएसपी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे यहाँ पे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसको जाना जाता है? संविधान की आत्मा के रूप में। तो वो है प्रियम्बल, वो है प्रियम्बल। उद्देशिका को संविधान की आत्मा, कि अगर संविधान को देखना है, समझना है, तो आप केवल और केवल प्रियम्बल को पढ़िए। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सार को पढ़ लेंगे, आप उसकी आत्मा को पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन होगा बी। ये हमारा इसमें राइट आंसर है। ठीक है? और ये सवाल देखो बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड में, यूपी में, राजस्थान में, बहुत जगह ये सवाल रिपीटेडली पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट सवाल था ये आपके लिए। निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोशल इक्वालिटी इज नॉट guaranteed in the constitution. Social equality already existed in the country. Social equality is guaranteed in the constitution. None of the above. सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, सामाजिक समानता हमने बात करी थी हमारी प्रियम्बल में भी, ठीक है, कि समानता हम लोग क्या देंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे। तो जो सामाजिक समानता है हमारे संविधान में, जो पहला ही अधिकार जो हम देखते हैं वो देते हैं समानता का अधिकार। और आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हम लोग राइट टू इक्वलिटी देते हैं ना, समानता का अधिकार देते हैं। उसमें आर्टिकल जो 15 है वो मेनली सामाजिक समानता की बात करता है। ठीक है? और ये गारंटीड दी गई है, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसकी गारंटी लेता है आर्टिकल 32, जिसकी गारंटी, जिसको पावर, जिससे किसको पावर मिलती है? सुप्रीम कोर्ट को। और 5 प्रकार की रिट जारी करने की पावर मिल जाती है। तो इस तरीके से इनको गारंटी दी गई है, संरक्षण दिया गया है। और इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यानी जो सोशल इक्वालिटी है इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 15। ओके, तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान की उद्देशिका। द प्रियम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। The preamble of the Constitution of India is a part of the Constitution and has the same legal effect as any other part. Is a part of Constitution but has a separate and independent legal effect. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रियम्बल के स्टेटस के बारे में पूछा गया है, क्योंकि इस पर बहुत सारे केस ऐसे आए थे। तो उसमें लास्ट में 73, 94 बहुत सारे ऐसे बाद में ये मान लिया गया कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग है और उसका भी लीगल इफेक्ट है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे सी है कि संविधान का भाग है हमारी प्रियम्बल, और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि हमारे संविधान के जो अन्य भाग हैं उनका प्रभाव है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसमें राइट या करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज ऑफ केशवानंद भारतीवाल 1973 एंड 1994 का बम्बई बनाम भारत संघवाद, तो उसमें ये डिसीजन था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, अभिन्न अंग है, और उसका बिल्कुल वैसा ही लीगल इफेक्ट है जैसा कि अदर पार्ट का है। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले एक बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रोविजंस ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस बीन मेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है हमारे पास में, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स यानी प्रस्तावना और मूल अधिकार, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी प्रस्तावना और हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी यानी मूल अधिकार और डीपीएसपी, या कोई भी नहीं। सीधी सी बात है, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? तो हमने भी अपनी प्रियम्बल में हमने 3 प्रकार के न्याय की बात की थी। अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ पे जस्टिस आया था ना, जले, तो उसमें जो जस्टिस है वो 3 प्रकार के जस्टिस की बात करता है। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनका क्रम भी याद रख लेना आपको। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात करता है प्रियम्बल में ही। और ये हम लोग कहाँ से प्रेरित हुए? अगर आपने मेरी पहली क्लास ली है तो आपको याद होगा कि हमने ये बात करी थी कि ये जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमने प्रस्तावना में इन शब्दों को कहाँ से प्रेरित होकर लिया? तो उस समय क्योंकि यूएसएसआर के संविधान से हमने ये प्रेरित होकर हमारे भी संविधान में प्रियम्बल में हमने इन तीनों
मूल तत्वों को, तीनों सिद्धांतों को हमने जोड़ा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के रूप में। तो ये सवाल भी अगर बनता है तो कर पाओगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया, किस देश से प्रेरित होकर लिया? तो ये हमने लिया फ्रांस से, सॉरी यूएसएसआर से। तो सवाल पूछ रहा है आर्थिक न्याय किस किस से लिया गया है? तो एक तो प्रियम्बल क्लियर है हमारा, दूसरा है डीपीएसपी। डीपीएसपी भी हमारे यहाँ पर आर्थिक न्याय की बात करता है। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा उद्देशिका और राज्य के नीति निरीक्षक तत्व जो है वो हमारे यहाँ पर आर्थिक न्याय की बात करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, और पब्लिक वेलफेयर, देश के संसाधनों का देश के हित में प्रयोग, आर्टिकल 39B और 39C, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पे आर्थिक न्याय की बात करती हैं। जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में इसके बारे में भी समझा दिया जाएगा कि व्हाट इज सोशल जस्टिस, व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस एंड व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। रिगार्डिंग द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि 1973 और 1994 के वाद के बाद में ये इन्फोर्सेबल है। द प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट एंड हैज यूटिलिटी। ठीक है। द प्रियम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स, ये भी ठीक है। द प्रियम्बल एड्स इन डिटरमिनिंग द लीगल मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा इसका कि प्रियम्बल का स्टेटस क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेटमेंट कौन कौन से इसमें करेक्ट है, तो करेक्ट है द प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट हैज यूटिलिटी। बिल्कुल, अगर आपको भारत का संविधान देखना है, उसके आदर्शों को देखना है, हमारे वैल्यूज को देखना है, तो आपको प्रियम्बल को देखना चाहिए। तो इसीलिए उसकी यूटिलिटी है। द प्रियम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नेंस, बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो प्रशासन है उसके लक्षणों को, उद्देश्यों को बताती है। और कई मायने में प्रियम्बल हमारे यहाँ पे एक एक तरीके से एक आईना है हमारे संविधान का। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है हमारा 2, 3 एंड 4, ये हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करती है, महत्वपूर्ण है उसकी उपयोगिता है, और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करती है। कौन? प्रियम्बल। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4। क्लियर? चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ये देखो, मैं बार बार वही बता रहा था आपको कि जब भी हम लोग प्रियम्बल की बात करते हैं, ट्रिपल एस, DR, जले एंड FUI, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है। ये हम लोग प्रियम्बल के ही पार्ट 1 के वीडियोस में आप देख लेना जाके, हम ये चीज कर चुके हैं। यहाँ पर ये दूसरा न्याय के बारे में पूछा गया सवाल है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर प्रोवाइडेड फॉर इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? और अभी हम लोग जब लास्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि हमारे यहाँ पे जो जस्टिस है वो 3 प्रकार का जस्टिस, और हम प्रेरित कहां से हुए जस्टिस हमारे संविधान में या प्रस्तावना में देने के लिए? यूएसएसआर के संविधान से। और हमारे यहाँ पे कौन कौन सा है? सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। ठीक है, तो 3 प्रकार के हैं, बस सीधी सी बात है। ऑप्शन सी में आपको 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, 3 दिखाई दे रहा होगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है कि हमारे यहाँ पे प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? अब देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है? क्रम पूछ लिया गया है। यूपी के RO ARO के पेपर में 2021 में ये सवाल पूछा गया है ड्यूरिंग शायद कोविड। तो ऑप्शन हमारे पास में, ये क्रम याद रखना है आपको। ट्रिपल एस, DR, जले, FUI, ये आपको क्रम याद रखना है। दूसरा, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय की है? रिपीट करते रहो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। लिया कहां से हमने, कहां से प्रेरित हुआ? यूएसएसआर से। ठीक है, तो देखो कहां लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये रहा सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ऑप्शन जो हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और उनका क्रम इसी तरीके से है, सामाजिक पहले है, देन आर्थिक, फिर राजनीतिक। चले आगे, अगला जो हमारा सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? Which of the following reflects the objective of the Constitution of India?
संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसद। तो सीधी सी बात है, अगर भारत के संविधान को आपको देखना है तो भारत की प्रस्तावना को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा संविधान देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अच्छे से लिख दिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना वो, इसी वजह से। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो ऑप्शन होगा हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर है। यूपी के में ये सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? ऑप्शन है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट दैट क्या द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है पहली बात तो ये कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अवधारणा है ना, ये जो अवधारणा है बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा जो मूल ढांचा है, ये भी एक बहुत अच्छा शब्द आ गया यहाँ पे, इसको यहीं समझा देता हूं। मूल ढांचा है ना, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वर्डिंग्स पहली बार यूज कहां की गई है? 1973 में केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वर्डिंग का पहली बार यूज किया गया संविधान, ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। हाँ ठीक है, संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट है, उसके पास में पावर है, और जो चाहे वो परिवर्तन कर सकती है। इवन प्रियम्बल में भी परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि प्रियम्बल भी क्या है? संविधान का अभिन्न भाग है। ये 73 के ही अमेंडमेंट में बोला गया, सॉरी उसमें डिसीजन में बोला गया। तो इसी के बाद क्या हुआ? प्रियम्बल में एक तो संशोधन होता है, दूसरा ये उन्होंने कहा कि संसद के पास पावर है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो आप, लेकिन 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 जो आर्टिकल 13(2) बात करता है, और जो आर्टिकल 32 बात करता है, जो आर्टिकल 226 बात करता है, वो जो मिला के जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सीधा सा बोल दिया कि संसद संविधान में जो चाहे परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। तो जब पूछा गया कि सर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय आए, जैसे जैसे केस आएंगे, वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर है? तो ये तो रही वो बात, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना, तब आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा मैं, और कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़ेंगे हम लोग, तब भी समझा दूंगा कि केशवानंद भारतीवाद कितना इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सवाल बनते हैं, ज्यादातर सवालों में केशवानंद भारतीवाद कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी आ गया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास में, केशवानंद भारतीवाद। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित कर दिया गया था। ठीक है, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, इसीलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तभी फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में पहली बार प्रियम्बल में संशोधन कर दिया गया, उससे पहले प्रियम्बल को छेड़ा ही नहीं गया। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि उससे पहले 1960 का बेरुबाड़ी केस में डिसीजन था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो फिर नहीं है तो फिर संसद क्यों उसमें परिवर्तन करेगी। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स outlined in the preamble to the Indian Constitution are elaborated in the chapter on fundamental rights, the chapter on DPSP, the chapter on fundamental rights, DPSP and fundamental duties. However, in the Constitution text, मूल अधिकारों के अध्याय में सवाल क्या पूछ रहा है? जिन आदर्शों और उद्देश्यों को रूपरेखा संविधान की प्रस्तावना में दी गई है, उनको हम लोग कहां देख सकते हैं संविधान में? उनकी व्याख्या कहां की गई है? क्या मूल अधिकारों के अध्याय में, यानी चैप्टर नंबर 3 में की गई है क्या, या चैप्टर नंबर 4 में की गई है क्या, या चैप्टर नंबर 3, 4, 4A में की गई है क्या? यह संविधान के पाठ में है ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो प्रियम्बल है उसका जो उसके जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हमें संयुक्त रूप से दिखाई देते हैं, और वो हमें पार्ट 3 जिसे हम बोले फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 जिसे हम लोग बोलते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और पार्ट 4A जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। इन सब में हमें हमारी प्रियम्बल के आदर्श जो हैं, जो सिद्धांत हैं, उद्देश्य जो हैं, वो हमें इन तीनों में दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा
वो आंसर होगा इसमें सी। हमारा इसमें राइट आंसर होगा। तो चैप्टर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी संविधान का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4A में प्रियम्बल के जो भी आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, वो इसमें शो हमें होते हैं। कितने अच्छे सवाल पूछे गए हैं बताओ। देखो अगला सवाल है, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? In which of the following cases did the Supreme Court hold the preamble is a part of the Constitution? सीधी सी बात है, 1973 में केशवानंद भारतीवाद ने बोला कि हाँ प्रियम्बल संविधान का भाग है, क्योंकि उससे पहले एक केस आया था 1960 का। कौन सा? बेरूबाड़ी वाला। तो बेरूबाड़ी में क्या बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में क्या बोला? केशवानंद भारतीवाद में बोला कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो केशवानंद भारतीवाद तो आया ही नहीं इसमें, अब क्या करें? अरे तो उसके बाद में 94 का एक और आया था डिसीजन, कौन सा? बम्बईवाद, 1994 में। अगर केशवानंद नहीं आए तो बम्बईवाद लिख देना, बम्बईवाद 1994, उसमें भी यही कहा गया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है कहने वाले दो केस हैं, एक केशवानंद भारतीवाद, दूसरा एसआर बम्बईवाद 1994। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा सवाल है वो है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? Who referred to the Constitution as a sacred document? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन को कौन पवित्र दस्तावेज कहेगा। सीधी सी बात है, हमारे संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा क्या कि संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? Who referred to the preamble to the Indian Constitution as a horoscope of our sovereign democratic republic? ऑप्शंस है पंडित नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी। सीधी सी बात है, जहां पर भी कुंडली आ जाए, कुंडली कौन मांगता है? मुंशी जी मांगते हैं। ये मैंने आपको क्लास में बताया है। जो प्रियम्बल का थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें जब हम लोग बात कर रहे थे कि प्रियम्बल को लेके कुछ कुछ लोगों के फेमस कोटेशंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, उसी में से एक कोटेशन यही था कि मुंशी जी क्या मांगते हैं? कुंडली। परिचय पत्र कौन मांगते हैं? जैसे पूछ लिया कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कौन कहता है? ये N.A. पालकी वाला कहते हैं, N.A. पालकी वाला। संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और जैसे ये किसने कहा? ये सुभाष कश्यप ने कहा। प्रस्तावना मेरे सपनों का विचार है, ये किसने कहा? लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो कथन कारण पे बनते हैं। थ्योरेटिकल क्लास आपने देखी है तो आप इनके आंसर देने के लिए काबिल रहेंगे। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? कुंडली कौन कहते हैं? के एम मुंशी। कुंडली कौन कहते हैं? के एम मुंशी। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी इनका पूरा नाम है। ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। In which case did the Supreme Court first hold that preamble is not a part of Indian Constitution? ये किसने कहा? 1960 में। मैंने बताया है आपको, बेरूबाड़ी केस जो था, उस बेरूबाड़ी केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है क्या कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वो संविधान का भाग नहीं। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 और एसआर बम्बईवाद 1994 वो क्या कहते हैं कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है और अपने ही निर्णय को बदल दिया जाता है। यूपीपीसीएस में पूछा गया 2017 में ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आपको पता होगा प्रियम्बल में हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं है।
विचार, ठीक है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना। आर्थिक स्वतंत्रता की तो बात नहीं करता है, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हमारे यहाँ पे नहीं होती है। आईएएस प्री 2017, यूपीपीसीएस में 2008 में ये सवाल पूछा गया है और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आर्थिक स्वतंत्रता की, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ना प्रियम्बल में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। याद रहेगा। एक और सवाल यहाँ पे मैं ही पूछ लेता हूँ, है ना, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, या बंधुता, या फर्टर्निटी, ये 3 शब्द जो है ये हमने हमारी प्रियम्बल में लिए हैं। ठीक है, प्रियम्बल में ये तीनों शामिल हैं। जले वाले में ये आ गया आपका एल से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी और फर्टर्निटी। ये जो शब्द हैं ये हमारी प्रियम्बल में है। आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो तीनों शब्द हैं हमने किस देश से प्रेरित होकर लिए हैं। क्लियर है। देखता हूं कि आपके कितने आंसर आते हैं मेरे पास में। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों के लिए है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर न्याय से पूछ लिया गया है सवाल। न्याय में कौन कौन से हैं, हमें पता है कि 3 ही प्रकार के न्याय हैं प्रियम्बल में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो है ही, लेकिन धार्मिक न्याय हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रियम्बल में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा इसमें आंसर होगा वो क्या होगा, धार्मिक न्याय। ठीक है, अब ये भी आपको याद रखना है, कमेंट बॉक्स में इसका भी दे देना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमने किस देश से प्रेरित होकर लिया है, ये भी आपको जवाब देना है। हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन ये देखना है कि आप कितने अटेंटिव होके ये क्लास देख रहे हैं। अगला सवाल है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, क्या बोल रहा है, द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन 1950। एकदम राइट स्टेटमेंट है, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने 3 वर्ड जोड़े, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े। तो ये बात एकदम, जो स्टेटमेंट है एकदम राइट स्टेटमेंट है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, क्योंकि बाद में जोड़े गए। अगला है उक्त शब्द 1970 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। अरे भाई साहब, 76 में जो संविधान संशोधन था उसके अकॉर्डिंग जोड़े गए। ठीक है, तो हमारे ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये गलत है। उस शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों शब्द है हमारी प्रस्तावना के भाग है। इसीलिए तो बना क्या, ट्रिपल एस डी आर, इसीलिए तो बना सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इसीलिए तो बना। शब्द तो है शामिल, प्रस्तावना में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कौन सा कथन है, ये वाला, कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये बात एकदम ठीक है, करेक्ट है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के में लागू संविधान के अंग नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन जो आंसर ए होगा वो हमारा इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एमपीपीसीएस में पूछा गया सवाल था वो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समाजवादी, प्रभुता संपन्न, पद निरपेक्ष और लोक कल्याण, सोशलिस्ट, सोवरेन और सेकुलर और लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे ट्रिपल एस को यूज किया गया है, ट्रिपल एस, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। और ऑप्शंस में हमें ये तीनों शब्द दिखाई दे रहे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये तीनों वर्ड हैं हमारी प्रियम्बल में, तीनों हैं, तीनों ट्रिपल एस की बात करते हैं। लेकिन पब्लिक वेलफेयर हमारे यहाँ पे प्रियम्बल में शामिल नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा लोक कल्याण। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और एमसीक्यूज के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग लगभग सारे कवर कर चुके हैं। और इन दोनों क्लासों, अगर आपने ढंग से लिया है इन दोनों क्लासों को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आप प्रियम्बल से कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आपको उसका आंसर देना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस देश से प्रेरित होकर हमने हमारे प्रियम्बल में या संविधान में इसको शामिल किया है। ठीक है, और आपको एक और सवाल का भी आंसर देना है कि जो हमारे यहाँ पे संविधान सभा द्वारा ये जो प्रियम्बल है इसको पारित किया गया, और संविधान को जो पारित किया गया वो हमारी प्रियम्बल में डेट दे रखी है कौन सी, 26 नवंबर 1949, 1949। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे यहाँ पर हिंदी में या जो विक्रमी संवत है
ठीक है? वो कौन-सा था, उसकी कौन-सी डेट हमारे यहाँ पे प्रिएम्बल में लिखी गई है, आपको मुझे वो भी बतानी है। ये 2 सवाल आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में और प्रिएम्बल आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ से। प्रिएम्बल से बाहर इससे कोई सवाल बाहर जाएगा नहीं, ये हमारा वादा है आपसे। और मिलते हैं अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे संविधान के रिगार्डिंग और इसी क्रम में आगे के टॉपिक्स पे। तब तक के लिए आप हमारे अगर इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी क्लासेस यहाँ हो रही हैं, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो बोर्ड वर्क वाला जो काम है, इसकी पीडीएफ आपको इसी चैनल के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और टेलीग्राम चैनल में हर एक क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो बोर्ड वर्क वाला है। तो हम हमारे साथ जुड़ने के लिए उन टेलीग्राम्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।